गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के व्यष्टि अर्थशास्त्र की क्लास में जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वह है मांग की कीमत लोच। देखिए, पिछले क्लासेस में मैंने आपको मांग का नियम पढ़ाया था। अब मांग का नियम जो है वह अन्य चीज़ें स्थिर रहने पर किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी मांग की मात्रा में परिवर्तन को दर्शाता है, परंतु कितनी मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है वह उसे नहीं बता पाता है। इस प्रकार से मांग का जो नियम है वह है एक क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक स्टेटमेंट है, ना कि संख्यात्मक जो कि किसी संख्या को माप सके। अगर आपको यह पता करना है कि किस टाइप का रिस्पॉन्स है और कितना रिस्पॉन्स है वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन में, तो हम कौन सी अवधारणा के बारे में बात करेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस क्लास में क्योंकि कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग के परिवर्तन के बारे में हम पढ़ेंगे, तो इस क्लास में हम सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको मांग की कीमत लोच कहा जाता है, उसके बारे में ही अध्ययन करेंगे। अब देखिए, मांग का नियम केवल गुणात्मक कथन है। यह मूल्य के परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप मांग की परिवर्तन की दिशा को बताता है, परंतु मांग का नियम यह नहीं बताता है कि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में कितना परिवर्तन होगा। यानी आपको मालूम है कि साधारण वस्तुओं के लिए या सामान्य वस्तुओं के लिए कीमत में जो परिवर्तन होता है उसके विपरीत दिशा में मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है। तो आप कह सकते हैं कि मांग का नियम हमें एक ऋणात्मक संबंध वस्तु की कीमत एवं उसकी मांग में दर्शाता है, लेकिन वस्तु की मात्रा में कितनी परिवर्तन पाई जाती है उसका कोई संख्यात्मक माप मांग के नियम द्वारा नहीं बताया जाता है। इसीलिए हम मांग के नियम को एक गुणात्मक कथन कह रहे हैं। अगर आपको कोई मेजर चाहिए, कोई माप चाहिए कि किस प्रकार का रिस्पॉन्स आपको प्राप्त हो रहा है मांग की मात्रा में कीमत में परिवर्तन के कारण, तो वो किस चीज़ से आप बता सकते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह रहे हैं, क्योंकि कीमत में परिवर्तन के कारण हम कह रहे हैं मांग में क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो मांग की जो कीमत लोच है उसका जॉन रॉबिन्सन द्वारा जो डेफिनेशन बताया गया है वह देखिए आप क्या है। जॉन रॉबिन्सन का कहना है कि कीमत में थोड़े से मतलब सूक्ष्म परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की खरीदी गई मात्रा के अनुपातिक अथवा प्रतिशत परिवर्तन को कीमत के अनुपातिक अथवा प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है। इसको हमने क्या सिंबल दिया है? EP। अब EP किसके बराबर होता है? मांग में अनुपातिक अथवा प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में अनुपातिक अथवा, ये डिवीजन नहीं है, ये वाला लाइन, ये जो है स्लैश, ये अथवा का साइन है, अथवा प्रतिशत परिवर्तन। अब मांग में जो अनुपातिक परिवर्तन आता है, मांग में जो अनुपातिक परिवर्तन हम दिखा सकते हैं उसको हम कैसे दिखा सकते हैं? डेल्टा Q अपॉन Q से। और कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन हम दिखा सकते हैं वो किससे दिखा सकते हैं? डेल्टा P अपॉन P, जहाँ पे डेल्टा Q क्या है? मांग में परिवर्तन है, और डेल्टा P क्या है? कीमत में परिवर्तन, और Q क्या है? प्रारंभिक मांग की मात्रा, और P क्या है? प्रारंभिक प्रति इकाई कीमत। तो ये जो है
डेल्टा क्यू अपॉन क्यू तो एज इट इज रह जाता है। डिवीजन किससे किया था हम? डेल्टा पी अपॉन पी से। तो ये डेल्टा पी नीचे रह जाता है और पी जो प्रारंभिक जो कीमत है प्रति इकाई वह ऊपर चला जाता है। तो ईपी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको हम कैसे मेजर करेंगे? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन क्यू से। अब आप देखिए, सामान्य या साधारण वस्तुओं के लिए अगर डेल्टा पी कीमत में परिवर्तन धनात्मक है, यानी कीमत बढ़ जाती है, तो जो डेल्टा क्यू होगा वो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वस्तु की मांग की मात्रा अब हम कम करेंगे, तो ये माइनस साइन आ जाएगा। सिमिलरली अगर डेल्टा पी ऋणात्मक आता है, यानी कीमत में परिवर्तन नीचे की ओर जाती है, कीमतें घट जाती हैं, तो वस्तु की मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो ईपी है, ईपी साधारण या सामान्य वस्तुओं के लिए हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। लेकिन जब हम थियरी में पढ़ाई करते हैं तो ईपी की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब होता है? जो उसका जो माप होता है सिर्फ वही लेते हैं, उसकी दिशा को हम नहीं लेते हैं। जैसे अगर ये -1 है तो हम उसको 1 ले लेते हैं, मतलब 1 तक उसकी लोच हम नापते हैं। अदरवाइज अगर दिशा आपको दिखानी है, मैथमेटिकली आपको पढ़ना है, तो ये हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी? सामान्य वस्तुओं के लिए नेगेटिव आएगी। हाँ, कुछ प्रकार की वस्तुएं जैसे मैंने आपको बताया था, गिफिन जैसे वस्तुएं हैं, उसमें क्या हो जाएगी? ईपी की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि डेल्टा क्यू और डेल्टा पी दोनों एक ही दिशा में परिवर्तित होती है। तो इंफीरियर गुड्स, स्पेशली गिफिन गुड्स, जो इंफीरियर गुड्स का एक टाइप होता है, एक प्रकार होता है, जो कि मैंने आपको पहले पढ़ाया है, उनको छोड़ के आप ईपी जो है हमेशा नेगेटिव आपको मिलेगा, क्योंकि डेल्टा पी एवं डेल्टा क्यू की जो मात्रा है उनमें से एक हमेशा नेगेटिव आपको प्राप्त होगा। अब देखिए, मांग की जो कीमत लोच होती है, इसकी मात्रा या इसकी श्रेणियां हम 5 भागों में बांटते हैं। कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तुओं की मांग में परिवर्तन एक सा नहीं होता है। लोच 5 श्रेणियों में मापा जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की जो मांग में जो परिवर्तन होता है उसको मापने के लिए हम किस अवधारणा का इस्तेमाल कर रहे हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो मात्रा होती है उसको हम 5 श्रेणियों में डिवाइड कर सकते हैं कि ये मात्रा किस प्रकार की होगी। ये वस्तुओं पर निर्भर करती है, ये दशाओं पर निर्भर करती है उपभोक्ता की। वो चीज़ें हम अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे। लेकिन अभी देखिए, हम इसको जो 5 श्रेणियों में डिवाइड कर रहे हैं वो कौन सी होती हैं? फर्स्ट होता है पूर्णतः लोचदार मांग। फर्स्ट क्या है? पूर्णतः लोचदार मांग, जिसको हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। यानी कि थोड़ी सी भी सूक्ष्म परिवर्तन के कारण अगर कीमतें गिर जाती हैं, सपोज जैसे एक उदाहरण के लिए, तो हम अगर वस्तु की संपूर्ण मांग, पूरी मांग कर लेते हैं, या इन्फिनाइट मांग जिसको हम अनंत मांग कहते हैं, वो करते हैं, तो उस प्रकार की वस्तुओं का लोच क्या होगा? पूर्णतः लोचदार, जिसकी मात्रा क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी या अनंत। उसके बाद वाला जो श्रेणी है उसको हम क्या कहते हैं? अत्यधिक लोचदार मांग, जिसको हम कहते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड की जो मात्रा होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। ये क्या होती है? किस प्रकार की वस्तुएं होती है? जिनकी जो मांग वस्तु की कीमतों में अनुपातिक परिवर्तन से अधिक अनुपात में मांग होती है, उसको हम क्या कहते हैं? हाईली इलास्टिक या फिर अत्यधिक लोचदार मांग वाली वस्तुएं। मतलब अगर प्राइस 10% कम होता है तो 10% से ज़्यादा
अगर उसकी वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो उस प्रकार की वस्तुएं क्या कहलाएगी? अत्यधिक लोचदार मांग वाली वस्तुएं। थर्ड जो आपके पास क्लासिफिकेशन है उसको हम कहते हैं लोचदार मांग या फिर यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक को हम क्या कहते हैं? इकाई लोच। वस्तु की इकाई लोच कब पाई जाती है? जब वस्तु में जिस अनुपात में वस्तु की कीमत में परिवर्तन होती है उसी अनुपात में अगर वस्तु की मांग में भी परिवर्तन पाई जाती है तो ईपी की वैल्यू क्या हो जाती है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। इस प्रकार की वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? इकाई लोच वाली वस्तुएं। अब फोर्थ जो क्लासिफिकेशन हमने किया है जिसको हम बेलोच मांग कह रहे हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं? बेलोच मांग। ये किस प्रकार की वस्तुएं होती हैं? जिसकी वस्तु की प्रति इकाई कीमत में जो परिवर्तन होता है उसके कम अनुपात में अगर उसकी मांग में परिवर्तन पाई जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? बेलोच मांग, इन इलास्टिक डिमांड। तथा पांचवा जो श्रेणी है उसको हम कहते हैं पूर्णतः बेलोच मांग, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होता है? वस्तु की कीमत में कितनी प्रतिशत कितनी ही परिवर्तन हो जाए, वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? शून्य। जो इसकी जो लोच की जो मांग की जो लोच है उसकी जो मूल्य होता है वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अब आप देखिए डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो डेल्टा पी में जो परिवर्तन होता है उसके कारण अगर डेल्टा क्यू में अनंत परिवर्तन आ जाता है तो ईपी की वैल्यू क्या हो जाती है? अनंत, यानी इन्फिनिटी। अगर डेल्टा पी में परिवर्तन के कारण डेल्टा क्यू में जो परिवर्तन होता है वो डेल्टा पी के अनुपात से ज्यादा हो जाता है तो ईपी क्या हो जाता है? ग्रेटर देन 1। ये सब नेगेटिव वैल्यू में होगा साधारण या सामान्य वस्तुओं के लिए। अगर डेल्टा पी में जो परिवर्तन होता है उसी अनुपात में डेल्टा क्यू की भी जो परिवर्तन होती है तो ईपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, जिसको हम इकाई लोच या यूनिटरी इलास्टिक कह रहे हैं। फोर्थ जो आपके पास में क्लासिफिकेशन है उसमें क्या होगा? डेल्टा पी में जो अनुपातिक परिवर्तन होगी उससे कम अनुपात में अगर डेल्टा क्यू में परिवर्तन पाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? बेलोच मांग या इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड की वैल्यू क्या हो जाएगी? ईपी की लेस देन 1 या 1 से कम। और पांचवा जो श्रेणी है उसको हम क्या कह रहे हैं? बेलोच, पूर्णतः बेलोच मांग। उसमें क्या है? डेल्टा पी में कितनी ही परिवर्तन हो, डेल्टा क्यू में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है, मतलब ये शून्य हो जाता है। इस प्रकार से ईपी की जो वैल्यू होती है वो भी क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो ये 5 श्रेणी है, क्लासिफिकेशन है। वस्तु की जो मांग की जो लोच है, कीमत की जो लोच है, वह इस प्रकार से चेंज होता है। तो ये मांग के नियम से मांग की जो कीमत लोच है उसकी जो अवधारणा है वो मांग की नियम के आगे बढ़ के एक संख्यात्मक माप प्रदान करती है कि किस प्रकार का परिवर्तन वस्तु की मांग में हो सकता है, कितनी मात्रा हो सकती है उसकी कीमत में परिवर्तन होने के कारण। अब ये किस प्रकार की वस्तुएं होती हैं जिसमें पूर्णतः लोचदार या अत्यधिक लोच या लोचदार मांग या बेलोच मांग पाया जाता है? ये कुछ दशाएं होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं या कुछ टाइप की, कुछ प्रकार की वस्तुएं होती हैं जिन पर ये जो वैल्यूज़ होती हैं, जिसको मैंने दिखाया है, 5 वैल्यूज़ होती हैं ईपी की: अनंत, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1 या फिर शून्य। ये अलग अलग दशाओं में अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के लिए अलग अलग पाई जाती है। ये जो फैक्टर्स होती हैं, ये जो आपके पास में, जो कि डिमांड को, आपकी मांग को इन 5 श्रेणियों में बांट सकते हैं, इसको मैं आपके अगली क्लास में चर्चा करूंगा इसके बारे में। तब तक आप स्वस्थ रहिए,
आप ठीक रहिए। कॉलेजेस जल्द ही खुलने वाले हैं ऑफलाइन टीचिंग के लिए भी, तो हम जल्द ही आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।